बागवानी फाउंटेन का उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। प्रतिभा का खेल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठना है। तो सर व्हीलचेयर पे मैं वैसे ही बैठा रहता था, तो इसमें ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन सर मैं इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे तीरंदाजी केंद्र स्थापित किया और ट्रेनिंग से लेके सारे उपकरण सर हमें फ्री में दिए जाते थे। काफी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ पे वो मुझे फ्री में मिली हैं। इसके लिए मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। राकेश जी, आप एक हंसते खेलते दौड़ते कूदते नौजवान और अचानक आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया, लंबे अरसे तक आप बिस्तर पर रहे। वो पल में क्या सोचते थे और फिर आज यहाँ जब पहुंचे हैं आप, आधे शरीर से दौड़ रहे हैं, आप इतनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं दोनों में से? सर ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक रात को मतलब मैं घूम फिर के आया और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज 12 साल हो गए सर। मैं काफी बार सर ये आता है दिमाग में कि मैं व्हीलचेयर से उठ के भाग जाऊं कहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूं सर। और दूसरी ये है सर कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प सिखाया है। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मेहनत से पीछे हटो। और मेरे पिताजी की तरह ही सर मैं मानता हूं कि मेरे कोच भी श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी भी बिल्कुल वैसे ही विचारों के हैं। उन्होंने भी सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है और मैं उन दोनों के ही मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंच गया सर। राकेश जी, जीवन की बाधाओं ने आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में, कभी कभी बाधा भी स्वयं एक शिक्षक बन जाती है। आपके जीवन में इसने कैसे मदद की है? सर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमेशा ये सोचता था कि बड़ा होके खुद का कुछ काम करके अपने माता पिता की देखभाल करूंगा। लेकिन सर बीच में जब 25 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया, 1 साल बेड पे रहा, तो सर मैं देखता था कि मेरे माता पिता हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहते थे। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री को पैरा एथलीट दल से रूबरू कराया। श्री ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में भी खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों की 9 स्पर्धाओं में 54 पैरा एथलीट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। यह पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल है। कोविड-19 महामारी के बावजूद हमारे खिलाड़ियों को तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्देश पर खेल मंत्रालय ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे उनकी तैयारी अव्वल दर्जे की हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके,
भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा किया है। जब से हमने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया, तब से भारत ने 12 पैरालंपिक पदक अर्जित किए हैं। इस बार भी जैसा आपने देखा कि पहले ओलंपिक्स में 128 कंटिंजेंट सदस्यों का कंटिंजेंट किया था, जो सबसे बड़ा था। 7 मेडल जीते, जो आज तक के सबसे बड़े थे। इसी तरह से पैरालंपिक्स में आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 54 पैरा खिलाड़ियों का जा रहा है, जो 9 पैरा खेलों में भारत को रिप्रेजेंट करेगा। ये विभिन्न पैरा स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, जैसा कि पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा कैनोइंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा ताइक्वांडो आदि में दुनिया को भारत का दमखम दिखाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षों में पैरा एथलीट ने पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें 3 खेल रत्न, 7 पद्मश्री पुरस्कार, 33 अर्जुन पुरस्कार और 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 4 ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं और उनके विकास की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी। आज हम आपको दिव्यांगों के समूह से जुड़ने और उनकी तरक्की की दास्तान सुनाते हैं। हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में अमूमन आपको कम से कम 1-2 दिव्यांगजन जरूर मिल जाएंगे। आंकड़ों पर न भी जाएं तो भी देश में इनकी एक बड़ी तादाद है, जो मुसीबतों का पहाड़ लिए कश्मकश में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकारों ने इनके कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये उनका फायदा नहीं ले पाते। इस दिशा में रांची जिले का सुदूरवर्ती रूपरू गांव एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। हाल ही में रूपरू के दिव्यांगों ने मिलकर समूह की स्थापना की और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिले, इसकी जुगत में लग गए। कुछ एक महीनों में ही इनकी कोशिश रंग लाई और आज इनके पास जरूरत की वो सारी सुविधाएं हैं जिसकी इन्हें शिद्दत से तलाश थी। दिलाए हैं, समूह से रहकर हमको बहुत कुछ फायदा मिल रहा है और आने वाला दिन आशा है कि और भी मिलेगा। लेकिन अभी हमारे काफी दिव्यांग भाई बहन आवास से वंचित हैं, पेंशन से भी वंचित हैं। ये हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे दिव्यांग भाई को पेंशन और राशन कार्ड और आवास से सुविधा मुहैया कराया जाए। दिव्यांगों का यह समूह सप्ताह में एक दिन बैठक कर पूर्व में किए गए कार्यों का लेखा जोखा और भावी योजनाएं तैयार करता है। अब गांव के सभी दिव्यांगों के पास अपना यूनिक डिसेबिलिटी आईडी और ट्राईसाइकिल भी हैं। धीरे धीरे अब इनका कुनबा भी बड़ा होने लगा है। जमीनी स्तर पर इन लोग को जानकारी के अभाव चलते कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग जानकारी करके इन लोग को फार्म भर रहे हैं और आईडी बनाने का सहयोग कर रहे हैं। एक खास बात और, स्वरोजगार की दिशा में भी इस समूह ने काफी कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योजनाओं का लाभ लेकर कोई यहाँ गौ पालन तो कोई बतख पालन तो कोई सुअर पालन कर रहा है। इससे इन्हें न सिर्फ आमदनी का जरिया मिला है, बल्कि खुद को व्यस्त और मस्त रखने का नजरिया भी। उससे मतलब हम लोग को सुकर पालन के लिए सुकर मिला है, मुर्गी मिला है, बकरी मिला है, तो समूह को अभी फायदा हो रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मोहम्मद इकबाल की यह पंक्तियां इन दिव्यांगों पर सटीक बैठती हैं। कमियों को धत्ता बताकर जिस तरह से ये जिंदगी की रेस जीत रहे हैं, वह समाज के लिए एक नजीर है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में 25,166 नए मामलों की पहचान हुई है, जो पिछले 154 दिनों का सबसे छोटा आंकड़ा है। नए दैनिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,166 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 36,830 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं।
इस तरह अब तक कुल 3,14,48,754 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.51% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,69,846 है। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन एहतियाती कदम उठाने में सरकार कोई कमी नहीं कर रही है। कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में 15,63,985 सैंपलों की जांच की गई है। 15,63,985 सैंपल टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक कुल 49,66,29,524 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में 13 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 11 नए संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। जामताड़ा जिले में भी कल 11 मामले सामने आए हैं। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 88 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 55,47,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 88,13,919 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। यहां अब तक 1,11,10,744 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इनमें 89,33,694 लोगों को टीके की पहली डोज और 21,77,050 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,05,749 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32,372 लोगों को दूसरी डोज दी गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 3 सितंबर से शुरू होने वाला यह सत्र 9 सितंबर तक चलेगा और इसमें 5 कार्य दिवस होंगे। 6 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस दिन प्रश्नकाल और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होंगे। राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य के 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कृषि विभाग ने किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बिरसा किसान योजना के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इससे किसानों को पारदर्शिता के साथ कृषि योजनाओं का लाभ देने में सहूलियत होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस दिशा में रांची समेत राज्य JSLPS के माध्यम से महिलाओं को पहले समूह से जोड़ा जा रहा है और उन्हें रोजगार उन्मुख मदद की जा रही है। किसान उत्पादक समूह के माध्यम से महिलाएं और पशुपालन के क्षेत्र में नई बुलंदियां छू रही हैं। रांची की रहने वाली उषा देवी जब से पिपरा बंडा आजीविका महिला उत्पादक संघ से जुड़कर मुर्गी पालन कर रही हैं, तब से इनके अरमानों को मानो पंख लग गए हैं। और हमें सब जितने भी जुड़े हैं पीजी में सभी महिलाएं मतलब सभी दीदियां मिल करके मुर्गी पालन कर रही हैं और इससे हम लोग अपना परिवार का जीवन यापन मतलब करेंगे। इसी से मुर्गी का पालने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो इनको हम लोग सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो पैसे होंगे उसको हम लोग सारे पीजी में जितने भी जुड़े हैं वो दीदी अपना बांटेंगे। उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाओं को इस बात पर गर्व है कि घर परिवार चलाने में वे अब अपने पति की आर्थिक रूप से मदद करने लगी हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना,
अब वह दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं। जैसे पुरुष भी है तो अलावा उन लोग तो खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे उसका थोड़ा सा हम लोग महिला ग्रुप को अथी कर हम लोग अपने कुछ बच्चा उच्चा को पढ़ा लिखाएंगे, जैसे कि कुछ पैसा वैसा लगता है तो इसके लिए हम लोग को अनेक समूह बनाए हैं और इसी से बिजनेस करेंगे और कुछ भी फायदा होगा तो अपना घर परिवार तो चलेगा। इसी से हम लोग आने की कुछ आगे कुछ बढ़ेंगे। और बदलाव की इस बयार के पीछे महिलाओं की कड़ी मेहनत और GSLPS का काफी योगदान है। एक साथ मुर्गी और बतख पालन कर रही बबीता देवी बताती हैं कि GSLPS ने गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा आर्थिक रूप से मदद भी की है। मुर्गी पालन कर रहे हैं, एक बार शुरू में बतख पालन किए थे, दूसरा में मुर्गी पालन कर रहे हैं और वहीं से मदद के अनुसार से हम लोग आगे तरक्की और करना चाहते हैं और करते रहे। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में समूह काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। महिलाओं के आगे बढ़ने से घर की माली हालत में तो सुधार हो ही रहा है, क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था में देश को विश्व का नवाचार बनाने की क्षमता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोयल ने कई कदमों की घोषणा की। आने और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को तैयार करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 स्टार्टअप उद्यमियों को यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से अधिक का उद्यम बनाने में मदद करनी चाहिए। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 60 यूनिकॉर्न उद्यमों का नेटवर्क है, जो पूरे विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप नेटवर्कों में से एक है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ स्कूल अब बिल्कुल शुरुआत से ही युवा मन को स्टार्टअप उद्यमों की ओर आकर्षित कर सकेंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही उनके सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में पाकुड़ सदर अस्पताल में बागवानी फाउंटेन की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए सदर अस्पताल में बनाए गए चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के साथ साथ सुखी बनाने का काम भी कर रही है। वर्षों से का उद्घाटन हमारे देखिए जो होता है मेंटल लोगों का होता है। आपने पहले कहा कि लोगों का सोच और विचार क्या है। लोग कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर जो है वातावरण नहीं रहता है, सफाई नहीं रहता है और जो है प्राइवेट का बहुत अच्छा होता है। तो ये किया गया कायम किया गया है कि नहीं, आज भी सरकारी हॉस्पिटल कहीं कम नहीं। इसका उदाहरण आप देखे होंगे 1.5-2 साल का अंदर इस कंपाउंड में जो पूरा कचरा भरा हुआ रहता था, आप लोग देखे, हम भी देखे होंगे, वो धीरे धीरे वॉश आउट हुआ कहीं ना कहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की है। लिए वीजा आवेदनों के तुरंत निपटान के लिए ई-इमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा नामक इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार काबुल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति सामान्य रही है। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी रांची में भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल तक राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस वजह से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। उधर साहेबगंज जिले के गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कल राजमहल सांसद विजय हांसदा और उपायुक्त रामनिवास यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया और लोगों से राहत शिविरों में शरण लेने की अपील की। आजादी के सफर में आज हम आपको दिखा रहे हैं मदन सिंह ढींगरा की शहादत की कहानी। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ऐसा बढ़ा कि वह भारतीय स्वाधीनता के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक बन गया। इन विरोध प्रदर्शनों को अंग्रेजी सरकार ने कुचलना शुरू किया। जैसे जैसे दमन बढ़ता गया, नए नए क्रांतिकारी उभरते रहे। इन्हीं में से एक थे मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए सन 1900 में लाहौर चले गए। वहां वे स्वराज्य के लिए जारी राष्ट्रवादी आंदोलन के संपर्क में आए। कॉलेज में पढ़ाई के वक्त ही ढींगड़ा की नेतृत्व क्षमता सामने आ गई। दरअसल उनके प्रिंसिपल ने कॉलेज में ब्रिटिश कपड़ों का बाजार लगाना शुरू किया था। ढींगड़ा ने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। तब तक ढींगड़ा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के करीब ला दिया। 1905 में ढींगड़ा लंदन चले गए और वहां इंडिया हाउस में ठहरे। तब इंडिया हाउस भारतीय विद्यार्थियों का निवास स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इंडिया हाउस में ही मदन लाल ढींगड़ा की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर तब इंडिया हाउस के प्रबंधक थे। इस बीच 8 जून 1909 को वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव गणेश सावरकर को देश निकाला दिया गया। सरकारी पक्ष केवल यह सिद्ध कर सका कि उन्होंने ऐतिहासिक कविताएं प्रकाशित की थी, जिसे राजद्रोह माना गया। बाबाराव सावरकर को मिले देश निकाले से लंदन में रह रहे क्रांतिकारी उत्तेजित हो गए। उस समय सीक्रेट पुलिस के विलियम हटकर्जन वाइली सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। कर्जन वाइली के कारण ही लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों को निशाना बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जनरल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वाइली को भारत का पुराना बेरहम शत्रु कहा गया। 1 जुलाई 1909 को ढींगड़ा एक जनसभा में शामिल हुए। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम को नेशनल इंडियन एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी विलियम हटकर्जन वाइली भी मौजूद थे। बैठक के बाद जब लोग लौटने लगे तो ढींगड़ा ने बेहद करीब से कर्जन वाइली पर गोली दाग दी। ढींगड़ा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव में खुद जिरह की। ढींगड़ा ने तर्क दिया कि कर्जन वाइली को गोली मारना देशभक्ति का कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइली की हत्या भारतीयों की अमानवीय हत्या का बदला है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नामंजूर कर दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी। पेंटल विलेज जेल में 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा खाते पीते परिवार के थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने देशवासियों के साथ अन्याय का बदला लेने को प्राथमिकता दी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बदले की कार्रवाई से उनके लिए अनेक मुसीबतें पैदा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 17 अगस्त को करीब 90 साल के ब्रिटिश राज्य के बाद इसी दिन ब्रिटिश सेना ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की विशाल कंटिंजेंट बम्बई से रवाना हुई। ब्रिटिश सेना को पूरी तरह भारत छोड़ने में तो समय लगा और फरवरी 1948 तक ही ये काम पूरा हो सका। ब्रिटिश सेना की आखिरी कुमुक की भारत भूमि से रवानगी प्रतीक थी भारतीय स्वाधीनता की उम्मीदों के आजाद आसमान की। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान जन आशीर्वाद यात्रा समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को रेलवे ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है।
दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी के अनुमोदन पर रांची रेल मंडल ने उन्हें OSD स्पोर्ट्स बनाया है। इसके साथ ही वे ग्रुप बी की राजपत्रित अधिकारी बन गई हैं। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 151 रन से जीत हासिल की। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में यह भारत की तीसरी टेस्ट विजय है। जवाब में मेजबान टीम 120 रन पर ही सिमट गई। भारत की लॉर्ड्स में ये 19 मैचों में तीसरी जीत है। उसने इससे पहले 1986 और 2014 में इस ऐतिहासिक मैदान पर जीत दर्ज की थी। भारत की तरफ से दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने 32 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 3, ईशांत ने 2, जबकि मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। भारत ने दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे के 61 रन, मोहम्मद शमी के नाबाद 56 और जसप्रीत बुमराह के नाबाद 34 रन की पारी की मदद से 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए थे। शमी और बुमराह के आगे अंग्रेज बेबस नजर आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9वें विकेट के लिए 89 रन की नाबाद साझेदारी हुई। इससे पहले रहाणे और पुजारा के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई थी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में मार्क वुड ने 3, ऑली रॉबिन्सन और मोइन अली ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि सैम करन को 1 विकेट मिला। भारत ने 5वें व आखिरी दिन का खेल 6 विकेट पर 181 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। इस मैच में KL राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क कहें। मास्क अप इंडिया क्या DD न्यूज के माध्यम और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय एथलीट दल से किया संवाद, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 35 नए मामलों की हुई पुष्टि। राजधानी रांची में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 100 के पार। किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने शुरू की विशेष पहल। 58 लाख कृषकों को बिरसा किसान के रूप में मिलेगी पहचान। और राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सौंदर्यीकरण पर भी जोर। पाकुड़ सदर अस्पताल में ग्रामीण विकास मंत्री ने किया बागवानी फाउंटेन का उद्घाटन। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड।
आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के